Good morning, students, and welcome to the sociology class. Let's start with the same chapter. Chapter number 3, Social Institution, Continuity and Change. In the last lectures, we have completed two topics, caste and tribal community. And today, we are going to learn about the third and the last content of this chapter, family and kinship. Firstly, we will discuss about the family. We all know about the family very well because we all are the member of the family, and family is one of the ancient institution of the society. क्योंकि हम कह सकते हैं कि जब सोसाइटी प्रीमिटिव स्टेज में थी तब से फैमिली एग्जिस्ट करती हैं सोसाइटी के अंदर। और जैसे हर टर्म की एक डेफिनेशन होती है, इसी फैमिली की भी एक डेफिनेशन है। तो क्या डेफिनेशन है? अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु आर कनेक्टेड बाय ब्लड और थ्रू लॉ। क्या है? अ ग्रुप ऑफ पर्सन, है ना, लोगों का एक ऐसा समूह है जो किससे जुड़ा हुआ? कनेक्टेड बाय ब्लड, यानी कि बायोलॉजिकल कनेक्टेड है, एंड थ्रू लॉ, और लॉ से कनेक्टेड है। लॉ से यानी कि हम कह सकते हैं कि मैरिज से कनेक्टेड है। इन अवर इंडियन सोसाइटी अ कपल कैन मेक इट्स फैमिली ओनली आफ्टर मैरिज, है ना। एंड अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, what are the characteristics of the family? First is a unit of people living together as sanctioned by society. एक लोगों का ऐसा समूह है, या फिर कह सकते हैं ऐसी यूनिट है लोगों की जो सैंक्शनड है सोसाइटी बनाने के लिए, जिसको आफ्टर मैरिज सोसाइटी की परमिशन मिली हुई है। ठीक है। सेकेंड इज बॉन्ड ऑफ टुगेदरनेस, सिक्योरिटी एंड सेंस ऑफ सेक्रीफाइस। और क्या है? किस चीज की फीलिंग है? टुगेदरनेस की फीलिंग है, या हम कह सकते हैं वी फीलिंग है। सिक्योरिटी की फीलिंग होती है, यानी कि हम कहीं भी चले जाएं, कहीं भी हम देश में या देश से बाहर कहीं पर भी चले जाएं, लेकिन जब हम अपनी फैमिली में आ जाते हैं तो हमें सिक्योरिटी की फीलिंग होती है। या फिर हम जब अपनी फैमिली के अंदर रहते हैं तो हम सिक्योर फील करते हैं, है ना, कहीं बाहर की अपेक्षा। एंड सेंस ऑफ सेक्रीफाइस, और हमारे अंदर एक सेक्रीफाइस की भावना पाई जाती है अपनी फैमिली के प्रति, कि हम चाहते हैं कि हमारी जो फैमिली हो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, या फिर कोई कुछ भी करके हम जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर दें। किनशिप मीन्स रिलेटिव्स, अ पर्सन रिलेटेड टू द अदर बायोलॉजिकली और लीगली। किनशिप रिलेशंस में या तो पर्सन बायोलॉजिकली एक दूसरे रिलेटेड होता है, या फिर लीगली। बायोलॉजिकली में कौन आते हैं? पेरेंट्स, जो कि हमसे बाय ब्लड जुड़े हुए होते हैं, और लीगली स्पाउस इन लॉ, मैरिज। आफ्टर मैरिज जो हमारे रिलेटिव्स बनते हैं वो लीगली हमारे रिलेटिव्स होते हैं, जैसे कि सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, या फिर हस्बैंड, है ना। ये हमारे ये जो रिलेटिव्स हैं ये आफ्टर मैरिज बनते हैं। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ द फैमिली. Family are classified according to size, residence and descent. According to the size, families are divided into three types. First is nuclear, second is joint, and third is extended. First is nuclear family. It is a small family, a family consisting of a mother, father and their children, not including uncles, aunts and grandparents. These are mostly common in the urban societies. And second is joint family. A joint family is a large family where 2 or 3 generations live together. Okay? And third is extended family. An extended family is a family that extends beyond the nuclear family, consisting of parents like father, mother, their children, aunts, uncles, grandparents, and all living in a सेम हाउस होल्ड। ठीक है। रेजिडेंस, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस फैमिलीज आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। फर्स्ट इज पैट्रीलोकल, सेकंड इज मैट्रीलोकल एंड थर्ड इज नियोलोकल। इन पैट्रीलोकल आफ्टर मैरिज गर्ल्स गोज टू बॉयज हाउस, यू कैन सी इट इन योर फैमिलीज ऑल्सो, है ना। एंड सेकंड इज मैट्रीलोकल. मैट्रीलोकल इज जस्ट अपोजिट टू द पैट्रीलोकल. आफ्टर मैरिज बॉय goes to girls house. This type is found in the tribal community only. Third is neolocal. Couple sets their house, in which couple resides separately from both
the house, the husband's natal house and wife's natal house. It is found only in developed nations, especially in the West. Okay. Now descent. According to descent, families are divided into three parts. First is patrilineal, second is matrilineal, and third is bilineal. In patrilineal means होता है पितृवंशीय. इसमें क्या है, मेन सरनेम इज अडॉप्टेड. We can say Indian society is a patrilineal society because we all are follow our father's surname, है ना. सब लोग अपने फादर का सरनेम यूज करते हैं. Lineage is traced through the father. और जो वंशानुक्रम आगे जो वंश चलता है वो भी फादर के नाम से चलता है. फादर टू सन, फिर उसके सन, फिर उसका सन, उसके अकॉर्डिंगली लिनेज चलता है. प्रॉपर्टी इज इनहर्टेड बाय द मेल्स. और जो प्रॉपर्टी जो फॉरवर्ड होती है वो फादर टू सन होती है. ठीक है. सेकेंड इज मैट्रिलिनियल. मैट्रिलिनियल इज अपोजिट टू पैट्रिलिनियल. मदर सरनेम इज अडॉप्टेड. दिस टाइप ऑफ फैमिली फाउंड इन द ट्राइबल सोसाइटी. और इसमें क्या होता है, मदर का सरनेम अडॉप्ट किया जाता है ना. लिनेज इज ट्रेस थ्रू द फीमेल्स. और जो वंशानुक्रम चलता है वो भी फीमेल के नेम से आगे चलता है. मदर टू डॉटर, फिर उसकी डॉटर, इस तरीके से. प्रॉपर्टी इज इनहर्टेड बाय फीमेल्स. और जो प्रॉपर्टी भी फॉरवर्ड होती है वो मदर टू डॉटर, फिर उसकी डॉटर, इस तरीके से होती है. ओके. बाइलिनियर. इट इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी डिवाइडेशन. प्रॉपर्टी इज शेयर्ड. मूवेबल प्रॉपर्टी इज शेयर्ड इन गर्ल्स like jewelry and money. Movable property means liquid property, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं, जैसे कि ज्वेलरी और मनी. ये किसमें इट गोज टू द गर्ल्स, है ना. एंड immovable property goes to the boys like land and house. और immovable जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते वो किसको जाती है, goes to the boy, है ना. अब नेक्स्ट इज द डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ द फैमिली. फैमिली इज डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट फॉर्म्स लाइक पैट्रियार्कल और मैट्रियार्कल. इन पैट्रियार्कल यानी कि पितृसत्तात्मक परिवार. पावर एंड अथॉरिटी इज विद द मेल हु मेक्स ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजंस. In patriarchal society, the father or the male member is the head of the family and the property is passed from father to son. And descent is traced from the father. Okay. And in matriarchal society, power and authority is given to the female of the house. In matriarchal society, the mother or the female member is the head of the family, है ना. And the property is passed from mother to daughter. And descent is traced from the mother. यानी कि जो पैट्रियार्कल यानी कि पितृसत्तात्मक परिवार हो गए ये, और ये कौन से परिवार हैं, मराठ सत्तात्मक परिवार हो गए. ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. पितृसत्तात्मक परिवारों में जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो मेल के द्वारा लिए जाते हैं और वो ही उसी को अथॉरिटी मिली हुई होती है. लेकिन मराठ सत्तात्मक परिवारों में अथॉरिटी किसके हाथ में होती है, फीमेल मेंबर के हाथ में या फिर मदर के हाथ में. और सारे डिसीजन जो है, डिसीजन मेकर कौन होती है, वो फीमेल ही होती है. मराठ सत्तात्मक परिवार में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. मैट्रिलिनियल एंड मैट्रियार्कल सोसाइटी इज फाउंड इन मेघालय. ये मराठ वंशीय या फिर मराठ सत्तात्मक जो परिवार हैं, फैमिलीज हैं, ये कहाँ मिलती हैं, ये ज्यादातर मेघालय में मिलती है. मेघालय में भी ट्राइब्स जो होती हैं, ट्राइब्स कौन सी ट्राइब्स है, खासी, जयंतिया और गारो ट्राइब्स में ये परिवार पाए जाते हैं. और केरला में नैयर फैमिली जो है वो मराठ सत्तात्मक है. ठीक है. प्रॉपर्टी गोज फ्रॉम मदर टू डॉटर. प्रॉपर्टी फॉरवर्ड होती है मदर टू डॉटर. एंड इनहेरिटेंस मदर टू डॉटर. और जो वंशावली चलती है वो भी मदर टू डॉटर. एंड कंट्रोल किसके हाथ में होता है, अंकल टू नेफ्यू. ये मामा से भांजे को मिलता है, जो कि एज अ केयर टेकर कह सकते हैं इसको. ठीक है. नाउ इंटेंस रोल कॉन्फ्लिक्ट इन द खासी मैट्रिलिनी सिस्टम.
खासी एक ऐसी ट्राइब है जिसमें मैट्रिलिनी सिस्टम यानी कि म्रात वंशीय परिवार पाए जाते हैं, जिसके वजह से रोल कॉन्फ्लिक्ट जो मेल मेंबर्स होते हैं उनमें रोल कॉन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। उसमें देखते हैं हम, फर्स्ट इज जनरेट इंटेंस रोल कॉन्फ्लिक्ट फॉर मैन। रोल कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट इज रोल कॉन्फ्लिक्ट? ये हमने 11th में पढ़ा था स्टेटस एंड रोल में। रोल कॉन्फ्लिक्ट आता है जब, क्योंकि हमें अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करने होते हैं, है ना। मैं एग्जांपल आपको देती हूँ, कोई डॉक्टर है, वो एक सन भी है, एक डॉक्टर तो वो है ही, साथ साथ वो किसी का हस्बैंड भी है, ब्रदर भी है और किसी फादर भी है, तो उसको ये सारे रोल्स सोसाइटी में प्ले करने होते हैं। लेकिन जब किसी एक रोल की वजह से किसी दूसरे रोल को निभाने में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है या फिर वो नहीं उसको निभा पाता उसके अकॉर्डिंग की जो सोसाइटी उससे एक्सपेक्ट करती है, तो वहां हम उसको रोल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, है ना। तो यहाँ खासी जो ट्राइब होती है उसमें क्या होता है, जो परिवार होते हैं वो कौन से होते हैं, वो म्रातवंशीय परिवार होते हैं, है ना, क्योंकि महिलाओं की इसमें को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो इसमें जो पुरुष होते हैं वो उनके साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो या तो वो अपने परिवार की केयर टेकर करें या फिर अपने जो सिस्टर है उसके परिवार की देखभाल करें, क्योंकि जो केयर टेकिंग का जो अथॉरिटी होती है वो मेल कैंडिडेट को दी जाती है। तो वहां रोल कॉन्फ्लिक्ट इसमें आता है। और जो खासी ट्राइब होती है वो एक मातृवंशीय परिवार है, और इसमें क्या होता है कि महिलाएं जो होती हैं वो आफ्टर मैरिज अपने घर में ही रहती हैं, यानी शादी के बाद अपने हस्बैंड के घर नहीं जाती, और जो वंश होता है वो भी माता के नाम से चलता है। तो ये परिवार म्रातवंशीय इसलिए भी होते हैं क्योंकि जो खासी ट्राइब्स होती हैं ये पॉलीएंड्री सिस्टम पाया जाता है। इसमें पॉलीएंड्री सिस्टम यानी कि बहुपति विवाह होता है, पति विवाह होते हैं इसमें, और जो ब्रदर होते हैं वो एक केयर टेकर के रूप में होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम देख सकते हैं, दे आर टॉर्न बिटवीन दियर रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू दियर नेटल हाउस ऑन द वन हैंड एंड दियर वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑन द अदर हैंड। कि उनका रोल कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से होता है कि वो पिसते रहते हैं किसके बीच में, क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी सिस्टर का जो अपना जन्म का हाउस है उसके साथ निभाएं, या अपने बच्चों और या फिर अपनी फैमिली की अपनी वाइफ के प्रति जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाएं। सेकेंड इज द स्ट्रेन जनरेटेड बाय सच रोल कॉन्फ्लिक्ट अफेक्ट्स खासी वुमन मोर इंटेंसली। अ वुमन कैन never be fully assured that her husband does not find his sister's house as more congenial place than her own. तो जो फीमेल मेंबर भी होती है ना परिवार की इस खासी टाइप में, उनको भी ये मतलब रहता है, एक प्रेशर में रहती हैं वो भी एक, और उनको ये पूरी श्योरिटी मतलब नहीं रहती। उनको ये रहता है कि जो उनके हस्बैंड है वो अपने अब सिस्टर के हाउस में उनको वो जो उनको उनका स्थान है वो नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए वो एक तनाव में, एक प्रेशर में रहती है। Similarly, a sister will be apprehensive about her brother's commitment to her welfare because the wife with whom he lives can always pull him away from his responsibilities to his natal house। और जो सिस्टर होती है वो भी पूरी तरीके से इस चीज को लेकर आश्वस्त नहीं होती कि जो उसका ब्रदर जो जिसने जो कमिटमेंट किया हुआ है उसके वेलफेयर के लिए वर्क करेगा या फिर उनकी देखभाल करेगा, क्योंकि जो उसको मालूम होता है कि जो उसकी खुद की वाइफ है वो भी उसको पुल करती रहती है। किस चीज के लिए? कि ये कि भाई तुम अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अपने परिवार के लिए तुम्हारी बनती है उनको निभाइए। तो यहाँ जो मैन होता है उस पे तो ये रोल कॉन्फ्लिक्ट का असर रहता ही है, लेकिन जो वहां जो वुमन होती है, जो फीमेल कैंडिडेट है, उन पर भी इसका पूरा तनाव रहता है। नेक्स्ट इज फोर्थ इज द वुमन आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड देन मैन बाय द रोल कॉन्फ्लिक्ट जनरेटेड इन द खासी मैट्रिलिनी सिस्टम, नॉट ओनली बिकॉज मैन wield power and women are deprived of it, but also because the system is more lenient to men when there is a transgression of rules।
खासी ट्राइब्स के इस मृतवंशीय सिस्टम से उत्पन्न जो रोल कॉन्फ्लिक्ट था उससे महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की अपेक्षा जो महिलाएं थी वो ज्यादा इफेक्टेड रहती थी। क्यों? क्योंकि असल में जो पावर थी वो तो पुरुषों के हाथ में ही रहती थी और महिलाएं इससे वंचित रहती थी। और जो सिस्टम इस खासी सोसाइटी में जो रूल्स रेगुलेशन को लेकर जो सिस्टम बनाए गए थे वो भी इतने लीनियंट थे कि अगर पुरुषों से कोई अगर मिस्टेक या गलती या रूल उनसे कोई टूट जाते थे तो जो सिस्टम में जो रूल्स रेगुलेशन थे वो इतने लीनियंट थे कि उनको कोई दंड इससे रिलेटेड कोई नहीं मिलता था। फिफ्थ इज वुमन पॉजेस ओनली टोकन अथॉरिटी इन खासी सोसाइटी। इट इज मैन हु आर द डेफिटो पावर होल्डर्स। दिस सिस्टम is indeed weighted is favor of male matrician rather than male patrician। और इसमें क्या एक चीज और थी, मैं जो वुमन के पास जो एक अथॉरिटी होती थी वो सिर्फ एक टोकन ली एक दिखावे की होती थी, है ना। और खासी जो सोसाइटी थी उसके अंदर मैन ही के पास जो पावर डेफिटो होता था वो मैन ही होता था। और लेकिन सिर्फ इसमें एक चीज वेटेड होती थी वुमन के लिए कि उसमें मेल के जो पैट्रिकिन यानी कि पिता जो होता था उसके परिवार को इतना अधिक महत्व नहीं दिया जाता था जितना माता के परिवार को महत्व दिया जाता था। तो ये सिर्फ इसमें एक महिलाओं के लिए कह सकते हैं कि उनके फेवर की एक इस खासी जनजाति में बात थी, वरना तो जो असल में जो पावर थी वो मैन के ही हाथ में होती थी, है ना। Matriarchy, unlike patriarchy, has been a theoretical rather than empirical concept। हम कह सकते हैं कि जो मृत सत्तात्मक परिवार है वो पितृ सत्तात्मक परिवारों की अपेक्षा थियोरटिकल है ना, इम्पेरिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ये हमें प्रैक्टिस में नहीं मिलते, सोसाइटी में देखने के लिए नहीं मिलते, क्योंकि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है मेल डोमिनेंट सोसाइटी है और हमें यहाँ पे पितृ सत्तात्मक परिवार ही देखने को मिलते हैं जिसमें मेल डोमिनेंस होता है ना। देयर इज नो हिस्टोरिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंस ऑफ मैट्रियार्की। और कोई ऐसा ऐतिहासिक या एंथ्रोपोलॉजिकल भी एविडेंस देखने के लिए नहीं मिलता जिसमें मैट्रियार्की सोसाइटी वेयर वुमन एक्सरसाइज डोमिनेंस, जिसमें कि प्रासत्तात्मक परिवार ऐसे हों जिसमें फीमेल डोमिनेंस हो, माता की मतलब माता पावर में हो, उन्हीं की जल्दी हो। हाउएवर देयर डू एग्जिस्ट मैट्रिनियल सोसाइटीज, जबकि ऐसे परिवार देखने को मिलते हैं जो कि प्रातवंशीय हैं। सोसाइटीज वेयर वुमन इनहर्ट प्रॉपर्टी फ्रॉम दियर मदर्स बट डू नॉट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर इट। ऐसा तो होता है कि जो मदर की प्रॉपर्टी है वो मतलब उसकी डॉटर को मिलती है, ऐसा तो देखा गया है, लेकिन जो परिवार पर कंट्रोल है वो वुमन का नहीं होता है। नॉर आर दे द डिसीजन मेकर्स इन पब्लिक अफेयर्स, और ना ही वो सामाजिक रूप से निर्णय ले पाती हैं, मतलब कि परिवार की तरफ से वो कोई सामूहिक या सामाजिक निर्णय ले रहे, ये कंट्रोल भी, ये अथॉरिटी भी फीमेल जो मेंबर होते हैं उनके पास नहीं होती। तो ये हम कह सकते हैं कि मैट्रियार्की जो है वो देखने के लिए नहीं मिलती, जबकि मैट्रिलिनियल यानी कि मृतवंशीय परिवार फिर भी ये जो जनजातियां हैं उनमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, so students, this chapter is over today. In the next lecture we will discuss chapter 8, social movement, from the book 2, social change and development in India. Okay, Jai Hind, bye bye.